हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट 2 की 4th वीडियो। इससे पहले मैंने 3 वीडियो करा दी हैं इस पार्ट की। ये 4th वीडियो और लास्ट है ये। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा की प्रणालियों में ऐसे संसाधनों का उपयोग होता है जिनकी बराबर भरपाई होती रही है और ये अक्सर कम प्रदूषणजनक होते हैं। कुछ उदाहरण हैं जल विद्युत और सौर ऊर्जा, भूतात्मक ऊर्जा अर्थात पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा। हम ईंधन के रूप में पेड़ और कचरा जलाकर तथा दूसरे पौधों को जैव ईंधन में बदलकर भी नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि हमारे सभी घरों को सूर्य या वायु से ऊर्जा मिले। आपकी कार संभवतः जैव ईंधन से चले और आपके नगर के कचरे से नगर की विद्युत आपूर्ति की आंशिक पूर्ति हो। नवीकरणीय ऊर्जा की तकनीकी ऊर्जा प्रणालियों की दक्षता बढ़ाएगी और लागत कम करेगी। हम उस मंजिल पर तब पहुंचेंगे जब हम जीवाश्म ईंधनों की ऊर्जा पर निर्भर नहीं होंगे। फर्स्ट पॉइंट, जल विद्युत। इसमें नदियों पर बांध बनाकर प्राकृतिक ढाल से नीचे गिरे हैं। पानी का उपयोग करके टारबाइनें चलाई जाती हैं जिससे बिजली पैदा होती है। इससे जल विद्युत कहते हैं। 1950 और 1970 के बीच दुनिया में जल विद्युत का उत्पादन 7 गुना बढ़ा था। जल विद्युत संयंत्रों का लंबा जीवन ऊर्जा के स्रोत रूप से उसकी नवीकरणीय प्रकृति, चलाने और रख रखाव की कम लागत और जीवाश्म ईंधनों की विपरीत ज्वलनशीलता का भय न होना, इससे कुछ लाभ है। जल विद्युत की कमियां। यद्यपि जल विद्युत के कारण संसार भर में आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन इसने पर्यावरण संबंधी कुछ गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। जल विद्युत पैदा करने के लिए बड़े बड़े कृषि और जंगलाती क्षेत्र जलमग्न कर दिए जाते हैं। ये जमीन स्थानीय निवासियों और किसानों की जीविका का स्रोत होती हैं, अतः भूमि के उपयोग के मुद्दे पर टकराव होना अनिवार्य है। जलाशयों में विशेषकर वन विनाश के कारण है। गाद बैठने से जल विद्युत संयंत्रों का जीवन कम होता है। जल विद्युत उत्पादन के अलावा जल का उपयोग अनेक कार्यों में होता है। इनमें घरेलू, खेतिहार और औद्योगिक उपयोग शामिल हैं। इससे जल के समता मूलक वितरण के लिए टकराव होता है। विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाने से नौका चालन और मछली पालन के लिए नदियों का उपयोग कठिन हो जाता है। विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास एक समस्या है जिसका कोई हल नहीं है। अनेक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध बढ़ रहा है क्योंकि अनेक बांध परियोजनाएं प्रभावित लोगों के पुनर्वास या पर्याप्त क्षतिपूर्ति में असफल रही हैं। कुछ भूकंप संभावित क्षेत्रों में बड़े बांध भूकंप का कारण बन सकते हैं, जैसे हिमालय की तराई में स्थित टेहरी बांध में आसपास के इलाके में इसकी भारी संभावना है। चिपको आंदोलन के प्रवक्ता श्री सुंदर लाल बहादुर बहुगुणा ने वर्षों तक टेहरी बांध के खिलाफ संघर्ष किया। सौर ऊर्जा 1 घंटे चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया। ये 6 पॉइंट है। भूमि संसाधन के रूप में भूमि, पर्वत, वादी, मैदान, नदी, घाटी और दलदल जैसी भूमियों में विभिन्न संसाधन उत्पादन क्षेत्र शामिल होते हैं जिन पर वहां के लोग निर्भर होते हैं। अनेक परंपरागत कृषक समाजों के पास उन क्षेत्रों के संरक्षण के तरीके हुआ करते थे जिनमें वे संसाधन प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट की पवित्र वाटिकाओं में पेड़ काटने या कोई संसाधन लेने के लिए आसान से कर्मकांड के साथ वाटिका की रक्षक आत्मा से प्रार्थना की जाती थी। किसी चट्टान पर टिका एक पत्थर संयोग से इधर या उधर गिरता था तो उसे अनुमति का मिलना या न मिलना माना जाता था। एक निश्चित समय तक फिर उसी प्रार्थना को दोहराया नहीं जाता था।
अगर भूमि का उपयोग विवेक के साथ किया जाए तो उसे नवीकरणीय संसाधन माना जा सकता है। पेड़ों और घास की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं। अगर वन कम हुए या चरगाहों के अत्यधिक चराई हुई तो जमीन अनउर्वर हो जाएगी और ऊसर बन जाएगी। सघन सिंचाई के जलभराव होता है और मिट्टी खारी हो जाती है, जिसमें फसलें नहीं उगाई जा सकती। भूमि पर अत्यंत विषैले औद्योगिक और पर्यावरणिक अपशिष्ट फेंक दिए जाएं तो वही भूमि अनवीकरणीय संसाधन बन जाती है। दूसरे किसी भी संसाधन की तरह भूमि भी सीमित है। मानव जाति के दुनिया भर में अपनी जीवन शैली को विभिन्न परितंत्रों के अनुसार ढालना सीखा है। वे फिर भी ध्रुवों की बर्फ पर, समुद्र के नीचे या अंतरिक्ष में कम से कम और कुछ समय तक नहीं रह सकता। घर बनाने, खेती करने, पशुओं के चरगाह बनाने, वस्तुओं के लिए उद्योगों का विकास करने और नगर या कस्बे बसाकर उद्योगों को आधार देने के लिए मनुष्य को भूमि चाहिए। इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य नाजुक एवं अनमोल जैव विविधता की रक्षा के लिए जंगलों, घास के मैदानों और नभ भूमियों, पर्वत, समुद्र तटों आदि निर्जन क्षेत्रों का संरक्षण भी इस तरह भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग कर उसके सावधानी से नियोजन की मांग करता है। भूमि के विभिन्न प्रकार के उपयोग तो लगभग कहीं भी किए जा सकते हैं, पर संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य वहीं बनाए जा सकते हैं जहाँ प्राकृतिक परितंत्र अभी भी अप्रभावित हो। ऐसे संरक्षित क्षेत्र भूमि उपयोग नियोजन के अहम पहलू हैं। भूमि ह्रास। अत्यधिक सघन खेती के कारण कृषि योग्य भूमि के लिए जोखिम पैदा हो रहा है। दुनिया भर में हर साल 5 से 7 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर बन जा रही है। कृषि में मिट्टी का जब तक अधिक गहन उपयोग होता है तो वायु और वर्षों से उसका कटाव और भी तेजी से होता है। खेत के अधिक सिंचाई में उसमें खरापन पैदा करती है तथा जल के वाष्प बनने पर लवण मिट्टी की तरह सतह पर आ जाते हैं, जहां फसलें पैदा नहीं हो सकती। अत्यधिक सिंचाई से ऊपरी मृदा जलभराव भी होता है, जिससे फसलों की जड़ें प्रभावित होती हैं और उपज कमी होती है। अत्यधिक रासायनिक खादों का उपयोग भूमि को विषैला बनाता है और भूमि आखिरकार उपजाऊ नहीं रह जाती। जब नगर केंद्र बढ़ते हैं और उद्योगों का प्रसार होता है तो कृषि योग्य भूमि और वनों का सिमटाव होता ये एक गंभीर हानि है और मानव सभ्यताओं पर इसके दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। नेक्स्ट, मृदा अपरदन। वनों या चरगाहों जैसे प्राकृतिक परितंत्रों की विशेषताएं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर होती हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी अनेक प्रकार की फसलों को सहारा देती है। एक परितंत्र का दुरुपयोग हो तो मानसून के कारण कुछ सीमा तक वायु के कारण भी मिट्टी का अपरदन होता है, जिससे मूल्यवान मिट्टी की क्षति होती है। जंगल में पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं। वन विनाश से मृदा अपरदन तेजी से होता है। ये प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है जहां वन विनाश के कारण पहाड़ियों की तेजी ढालों पर मृदा का अपरदन हुआ है, जैसे हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में। ये क्षेत्र संवेदनशील परितंत्र वाले क्षेत्र कहलाते हैं। हर साल लाखों टन मूल्यवान मिट्टी का नुकसान रोकने के लिए हमारे वन आवरण का जो भी भाग बचा है उसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। खाली जमीनों पर फिर से पेड़ लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वनों के अस्तित्व और मिट्टी की मौजूदगी का संबंध मिट्टी वनों की मिट्टी को जकड़े रखने के लिए कार्य से भी कहीं अधिक है। जंगलों में गिरने और सड़ने वाले पत्तों से मिट्टी समृद्ध बनती है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव, फफूंद, कृत्रिम और कीड़े इस मलबे का विघटन करते हैं, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों का पुनर्चालन होता है। हमारी मृदा रूपी संपदा का अगर ह्रास हुआ तो हमारा देश निधन बनेगा और भविष्य में उसकी खाद्य उत्पादन की क्षमता कम होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।